सॉरी मेरा सॉरी स्टूडेंट्स, मेरा ना नेट डिस्कनेक्ट हो गया था। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप पर आ रहे हैं। स्क्रीन मैंने शेयर कर दी है। नेक्स्ट स्टेप पे हम आ रहे हैं और नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, अगला ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है वो। अच्छा, वो रेफरेंस दिखा रहा है, हाँ रेफरेंस दिखा रहा है कि ये जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है ना, इसका रेफरेंस, इसका एड्रेस स्टैक में पड़े हुए वेरिएबल के पास चला जाएगा, जैसे मैंने आपको डायग्राम बना के प्रीवियस लेक्चर के अंदर बात सिखाई हुई है। अब उसने एक और वेरिएबल बनाया, एक और वेरिएबल बना रहा है सर्कल, यूअर सर्कल, ग्रे एरिया जिसके ऊपर उसने किया हुआ है ना, हाईलाइट किया हुआ है, उसके ऊपर ज़रा फोकस रखना है। यूअर सर्कल, ये यूअर सर्कल बन गया, स्टैक के अंदर एक वेरिएबल बन गया, कोई वैल्यू नहीं है अभी इसके अंदर, सिर्फ एक वेरिएबल क्रिएट हुआ है। लेकिन उसके बाद नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या कर रहा है, अब ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, और जब ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है तो वो यहाँ पर उसको वैल्यू दे रहा है 1.0। ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, वैल्यू आ गई 1.0, और फिर इसका रेफरेंस जो है वो इसको मिल जाएगा। ये जो ऑब्जेक्ट हीप में क्रिएट हुआ उसका एड्रेस स्टैक में क्रिएट होने वाले वेरिएबल को मिल जाएगा, असाइनमेंट ऑपरेटर की वजह से। ठीक है। अब शायद आप लोग सोच रहे हो कि यार ये 1.0 कैसे आ गया, ये क्यों आ गया, 1.0 तो हमने रखा नहीं। ये मैं अभी आपको क्लियर करता हूँ। उसके बाद उसने सेट कर दिया, वो कहता है यूअर सर्कल डॉट रेडियस इक्वल्स टू 100। वो कहता है कि जब ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ था तब सर्कल का रेडियस था 1.0, अब वो उसका रेडियस कर देता है 100। तो ठीक है, आप उसका रेडियस चेंज कर सकते हैं बाद में जाके, कैसे, जैसे हम यहाँ पे कर रहे थे। यहाँ पर मैंने उसके रेडियस की वैल्यू, जब ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो मैंने रेडियस दे दिया फॉर एग्जांपल 15.5, और आगे चल के मैंने उसका रेडियस कर दिया 5.5। तो ठीक है, कोई मसला नहीं है, वो इंस्टेंस वेरिएबल है। तो जैसे वेरिएबल की वैल्यू को आप चेंज कर सकते हैं, उसी तरह से आप इंस्टेंस वेरिएबल की वैल्यू को भी चेंज किया जा सकता। उधर दे दें पेपर। नहीं, फिर ये ना हो ना, वो कहते हैं अटेंडेंस का ये बन जाए, अपना लग जाए उसके अंदर, इधर से ना लगा देना। तो वो करना तो आपने है सर ना, मतलब कि पेपर तो चेक आपने करना। अच्छा, मैं सर से बात करके देख लेता हूँ, मुझे ना आप शाम को कंफर्म कर लें मेरे से, या ठीक है दोपहर में सर, कंफर्म कर लें। ठीक है। हाँ, अच्छा जी। तो तो हम उसकी वैल्यू बाद में चेंज कर सकते हैं, तो वो यही काम कर रहा है, वो यहाँ पे वैल्यू बाद में चेंज कर रहा है, तो ठीक है कर लें चेंज, कोई इशू नहीं है, आप जैसे चाहें, आप करना चाहें आप कर सकते हैं। ओके जी, नेक्स्ट मूव करते हैं। उसने रेडियस चेंज करके यहाँ पे दिखा दिया कि पहले उसके अंदर वैल्यू थी 1.0, अब उसकी वैल्यू जो है वो 100 हो गई है। उसके बाद नेक्स्ट वो एक क्वेश्चन की स्लाइड दे रहा है कि थोड़ा सा ज़रा विजिलेंट रहें, थोड़े से ख़बरदार हो जाएं। रिकॉल दैट यू यूज़ मैथ डॉट मैथड नेम, जैसे हमने मैथ के साथ हमने यूज़ किया था पार का फंक्शन। अच्छा, अब यहाँ पर अगर आप लोगों को याद हो तो ये जो मैथ है ना, मैथ, ये मैथ है क्लास, क्लास, और ये पी ओ डब्ल्यू पार जो है ये बेसिकली उसका मेथड है। मैथ क्लास है, पार उसका मेथड है। लेकिन अभी जो हम यहाँ पर यूज़ कर रहे थे, जैसे भी मैंने नेटबीन्स के अंदर करके दिखाया, यहाँ पे मैं मेथड कॉल कर रहा हूँ, लेकिन मैं सर्कल के साथ मेथड को कॉल नहीं कर रहा, बल्कि मैं ऑब्जेक्ट के साथ कॉल कर रहा हूँ। मैं ऐसे नहीं लिख रहा सर्कल डॉट गेट एरिया, मैंने ऐसे नहीं लिखा, बल्कि मैंने उसका ऑब्जेक्ट यूज़ किया C1, और उसके साथ मैंने मेथड कॉल किया है गेट एरिया का। अब इन दो बातों में डिफरेंस है। नीचे मैं गेट एरिया कॉल कर रहा हूँ क्लास नेम के साथ, ऊपर मैं गेट एरिया कॉल कर रहा हूँ ऑब्जेक्ट नेम के साथ। अब इन दोनों बातों में ज़रा फ़र्क है, वो यही फ़र्क आपको इधर समझाना चाह रहा है, बताना चाह रहा है कि मैथ के आप जो मेथड कॉल कर रहे थे, तो मैथ के मेथड जो थे वो आप क्लास नेम के साथ कॉल कर रहे थे। रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि जो भी आपके मेथड स्टैटिक होंगे, स्टैटिक मेथड्स को कॉल करने के लिए
आप क्लास के को यूज़ करते हैं, क्लास नेम को यूज़ करते हैं, ऑब्जेक्ट को यूज़ नहीं करते, जो स्टैटिक मेथड्स होते हैं। इसी तरह से स्टैटिक वेरिएबल्स भी हो सकते हैं। स्टैटिक मेथड्स या स्टैटिक वेरिएबल्स को कॉल करने के लिए आप क्लास के साथ उसे कॉल करेंगे, लेकिन जो नॉन स्टैटिक हैं, स्टैटिक के अलावा जो हैं, उनको कॉल करने के लिए आप ऑब्जेक्ट्स को यूज़ करेंगे, ऑब्जेक्ट के साथ आप उनको कॉल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो पार का फंक्शन था ये स्टैटिक है। अब देखें, अगर मैं यहाँ पर ये जो मेरा मेथड था, अगर मैं इस मेथड से पहले स्टैटिक लगा दूं, तो अब देखिएगा नीचे जहाँ एरर आ रहा है ये एरर ठीक हो जाएगा, और ऊपर वाली लाइन C1 डॉट गेट एरिया जहाँ पर एरर नहीं है वहाँ पर एरर आ जाएगा। मैंने उसको स्टैटिक कर दिया, वो यहीं पर ही उसने एरर दे दिया, ऊपर ही एरर दे दिया। खैर ये वाला एरर हमारा ठीक हो गया। क्यों? क्योंकि अब ये स्टैटिक हो गया। स्टैटिक हो गया तो अब आप इसको क्लास नेम के साथ कॉल कर सकते हैं। यहाँ पर एरर क्यों दे रहा है? क्योंकि यहाँ पर एरिया का जो वेरिएबल है ये नॉन स्टैटिक है। स्टैटिक मेथड के अंदर आपका जो मेंबर्स आएंगे वो भी स्टैटिक ही होने चाहिए। तो ये बात तो सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए एक स्टेटमेंट मैंने लिखी कि अगर मेथड स्टैटिक है तो क्लास नेम के साथ कॉल हो रहा है, कोई गड़बड़ नहीं, कोई इशू नहीं। लेकिन अगर आपका मेथड स्टैटिक नहीं है, नॉन स्टैटिक है, तो फिर उसको आप क्लास नेम के साथ ऐसे कॉल नहीं कर सकते। तो इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। बस यही बात आपको समझा रहा है। उसके बाद आगे आ रहा है हमारे पास रेफरेंस डाटा वेरिएबल्स। रेफरेंस डाटा वेरिएबल्स क्या होते हैं? The data fields can be a reference types. For example, the following student class contains the data field name of the string type. देखिए मैंने आपको बात ना ये प्रीवियस लेक्चर में समझाई थी, एक बड़ी सिंपल सी बात कि रेफरेंस टाइप का मतलब वो होगा, ये होगा कि इसके अंदर नॉर्मल वैल्यू स्टोर नहीं होगी बल्कि उसमें एड्रेस स्टोर होगा। नॉर्मल वैल्यू स्टोर नहीं होगी, एड्रेस स्टोर होगा। जैसे कि अभी हमने ऑब्जेक्ट के साथ देखा, जब हमने क्लास का वेरिएबल बनाया, क्लास का वेरिएबल एक रेफरेंस वेरिएबल है, स्ट्रिंग रेफरेंस वेरिएबल है, एरेज रेफरेंस वेरिएबल है, मेथड्स रेफरेंस वेरिएबल हैं। ये सब के सब आपके रेफरेंस वेरिएबल्स हैं जिनमें वैल्यू नहीं स्टोर होती बल्कि इनमें रेफरेंस स्टोर होता है, इनमें एड्रेस स्टोर होता है। तो आपकी क्लास के अंदर जितने भी रेफरेंस वेरिएबल होंगे, जैसे अगर मैं यहाँ पर मैं सर्कल बनाया, वैसे सर्कल का नेम होता नहीं है, लेकिन चलो सिर्फ समझाने की बात हो रही है, तो मैं यहाँ पर एक मेंबर रख रहा हूँ स्ट्रिंग में नेम। अब ये नेम रेफरेंस टाइप है क्योंकि स्ट्रिंग है ना, नेम इज रेफरेंस टाइप। नीचे डबल है, डबल जो है ये प्रिमिटिव डाटा टाइप है, तो ये वैल्यू टाइप है, ये वैल्यू टाइप है। ठीक है, तो वो आपको सिर्फ डिफरेंस बताना चाह रहा है इनमें कि जो रेफरेंस टाइप हैं वो क्या होते हैं और जो वैल्यू टाइप है वो क्या होते हैं। जैसे यहाँ पे आपको बता रहा है स्ट्रिंग, ये वैल्यू टाइप है, और सॉरी रेफरेंस टाइप है, और इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू नल होगी, इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू नल होगी। एज इंटीजर है, इंटीजर की वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट 0 होगी। बुलियन है, बुलियन की डिफ़ॉल्ट वैल्यू फॉल्स होगी। कैरेक्टर है, कैरेक्टर की डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है वो \u 0000 होगी। ये डिफ़ॉल्ट वैल्यूज आपको बता रहा है। जितने भी आपके डाटा मेंबर्स होंगे उन डाटा मेंबर्स को कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू मिल जाती है जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। ठीक है, वो उनको डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे देता है। जैसे सपोज चले मैं यहाँ पे आपको करके दिखा देता हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये वाला जो मैंने सर्कल बनाया था ना, मैं इसको कर रहा हूँ ख़त्म। मैंने वैसे रिमूव कर दिया और ये ऑब्जेक्ट मैंने बना दिया। ये मैं इन चीज़ों को भी मैं ख़त्म कर रहा हूँ ताकि कोड हमारा मिनिमम रहे स्क्रीन पर
और आप लोग कंफ्यूज ना हो। अब देखें ऊपर कि हमारे पास एक क्लास, उस क्लास के अंदर दो उसके मेंबर्स चले एक और इंटीजर में भी ले लेते हैं, उसका नाम हम रख लेते हैं फॉर एग्जांपल डायमेंशन। डायमेंशन के लिए वन वन डी है या टू डी है। अब इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ ताकि आप लोग चीज़ों के ऊपर सिर्फ उन्हीं पर कंसंट्रेट करें जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। मैंने एक क्लास ली, इसके अंदर एक स्ट्रिंग ले लिया, एक डबल ले लिया, एक इंटीजर वेरिएबल ले लिया, इसका मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद मैं अगर ये देखना चाहूँ, अब मैं आपको कुछ ऐसे समझाता हूँ। अब समझाने में ना मेरा टाइम ज़्यादा लग रहा है और हमारी स्पीड बहुत कम हो रही है, लेकिन बहरहाल मैं चाह रहा हूँ कि हम जितना पढ़ें उतना आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, उसके अंदर किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ये हमारा स्टैक आ गया, ये हमारी हीप आ गई, हीप में हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। मैंने उसको थोड़ा सा बड़ा रखा है जान के, ठीक है। उनके नाम मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कि ये हमारा वेरिएबल था, इस वेरिएबल का नाम है C1, ठीक है। ये हमारे पास है स्टैक और ये है हमारे पास हीप। और जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास वही वाले वेरिएबल्स होंगे जिनमें हमारे पास नेम है, नेम भी होगा इसके अंदर रेडियस भी होगा और इसके अंदर उसके डायमेंशन यानी कि डिम भी होगा। ऑब्जेक्ट जब क्रिएट हो रहा है, ऑब्जेक्ट के अंदर ये तीनों मेंबर्स होंगे। अब जब ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है हमारा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट जब हमारा क्रिएट हुआ, स्टैक में हीप में हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, बन गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि इनकी क्या वैल्यूज़ होंगी। जब ऑब्जेक्ट बना तो नेम क्या होगा उसका, रेडियस कितना होगा उसका, उसका डिम की वैल्यू क्या होगी। ये बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो मैंने यहाँ पर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को यूज़ किया। तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या काम करेगा, वो काम ये करेगा कि जो रेफरेंस टाइप है, नेम एक रेफरेंस टाइप था, इसको वो वैल्यू दे देगा नल की, इसको वैल्यू दे देगा नल। रेडियस क्योंकि वो आपका डबल टाइप है तो डबल को वो वैल्यू दे देगा 0.0, और जो इंटीजर टाइप है उसको वो वैल्यू दे देगा 0। ये 0.0 है, डबल ज़ीरो आपको नज़र आ रहा होगा। मैं इस चीज़ को समराइज़ कर रहा हूँ, ये जो बात मैं भी बता रहा हूँ गौर से सुने फिर से। जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और ऑब्जेक्ट क्रिएट करते वक्त मैंने डाटा मेंबर्स को वैल्यूज़ असाइन नहीं की नहीं की, तो उन डाटा मेंबर्स को क्या वैल्यूज़ मिलेंगी, कोई गार्बेज होगी उनमें या क्या होगा। तो जो इस डाटा, ये जो हमारी क्लास थी, उस क्लास के जो डाटा मेंबर होंगे रेफरेंस टाइप वाले, रेफरेंस टाइप वालों को नल मिलेगा, और जो मेंबर होंगे डबल टाइप के उनको 0.0 मिलेगा, और जो डाटा मेंबर्स होंगे हमारे इंटीजर टाइप के उनको वो वैल्यू 0 असाइन करेगा। ये बात क्लियर होगी। अगर बुलियन टाइप का होता तो उसको वो फॉल्स असाइन करता। उम्मीद है कि ये बात आप सब लोगों को क्लियर हो गई होगी। अगर अभी किसी को क्लियर नहीं हुई तो आप हैंड रेस कर सकते हैं, फिर मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा। जी, हैंड रेस नहीं हुआ तो इट मीन्स के अंडरस्टूड है कि बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट पर आ रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास द नल वैल्यू। If the data field of the reference type does not reference any object, the data field holds the special literal value null. Null value जैसे मैंने आपको बताया रेफरेंस टाइप का, रेफरेंस टाइप को अगर आप कोई वैल्यू असाइन नहीं कर रहे तो रेफरेंस टाइप में फिर नल होगा। जैसे स्ट्रिंग में अभी हमने ऊपर बात की, स्ट्रिंग को अगर आपने कोई वैल्यू नहीं दी तो स्ट्रिंग के अंदर वैल्यू जो है वो नल जाएगी। यार ये अपने कैम वगैरह ऑफ कर लें भी, कैम क्यों ऑन कर रहे हैं। 2030 रोल नंबर।
ओके जी, नेक्स्ट चलते हैं डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़। अब वो यहाँ पे वही आपको डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ बता रहा है। डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑफ द डाटा फील्ड इज़ नल फॉर रेफरेंस टाइप। रेफरेंस टाइप के लिए नल होगी, ज़ीरो हो जाएगी न्यूमेरिक के लिए, फॉल्स हो जाएगी बुलियन के लिए, और करेक्टर के लिए ये वाली वैल्यू आ जाएगी। नीचे अब वो आपको प्रिंट करके दिखा रहा है, तो ठीक है हम भी प्रिंट करके देख लेते हैं, कोई इशू नहीं है। मैं यहाँ पे आपको प्रिंट करा के दिखा देता हूँ। मैं प्रिंट करा रहा हूँ C1 डॉट नेम, देखते हैं उसका नेम क्या प्रिंट होता है। फिर मैं प्रिंट करवाता हूँ C1 डॉट रेडियस, देखते हैं कि रेडियस क्या प्रिंट करेगा वो उसका। और फिर मैं प्रिंट करा देता हूँ उसका उसकी डायमेंशन C1 डॉट डायमेंशन, उसकी उसकी डायमेंशन आ गई। और अगर आप चाहें तो इससे पहले आप कोई एक स्ट्रिंग भी साथ लगा दें, जिससे आपके लिए इसको आउटपुट को समझना ज़रा आसान हो जाए। ऐसे मैं कहता हूँ कि जी नेम इक्वल्स टू, क्योंकि उसका नेम ये है, और कनकैटिनेट कर देते हैं हम यहाँ पर। और फिर इसी तरह से हम यहाँ पे भी एक मैसेज लगा देते हैं जिसमें हम कह रहे हैं कि रेडियस इक्वल्स टू, और यहाँ पे हम इसको कनकैटिनेट कर देते हैं। वैसे तो उसके बगैर भी चल जाता, लेकिन आउटपुट इतनी ज़्यादा रीडेबल ना होती। डायमेंशंस इक्वल्स टू, ओके। इसको अब हम रन करने लगे हैं, तो अब देखें क्या वैल्यूज प्रिंट करता है। नेम नल, रेडियस 0.0, डायमेंशन 0, जो अभी हमने बात पढ़ी और हमने उसको इम्प्लीमेंट करके देखा, तो ऐसे ही हमें मिल रही है। हाँ अगर मैं, अब देखो, अब मैं इसके अंदर थोड़ी सी चेंज कर रहा हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं करता ये हूँ कि मैं एक ना अपना कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ, पैरामीटराइज या पैरामीटर लेस, जैसे दिल चाहे बना लें। मैं पैरामीटर लेस बना रहा हूँ, और जब मैं पैरामीटर लेस बना रहा हूँ, स्पेलिंग गलत हो गए सर्कल के, CLE सर्कल। हाँ, अब देखें, अब मैं जब पैरामीटराइज बना रहा हूँ, मैं कहता हूँ भाई उसका नेम, वैसे सर्कल का नेम नहीं होता, मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। मैं कहता हूँ उसका नेम रख लेना फॉर एग्जांपल C1, ठीक है। और फिर मैं कहता हूँ कि उसका उसका रेडियस जो है ना, रेडियस उसका रख देना फॉर एग्जांपल 9.2, और उसकी जो डायमेंशन है ना वो रख देना फॉर एग्जांपल 1D, 1 डायमेंशन। अब ये ये हमारा कंस्ट्रक्टर कौन सा है, पैरामीटर लेस, और मैं इधर किसको कॉल कर रहा हूँ, पैरामीटर लेस को कॉल कर रहा हूँ। अब जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा ना, अब उसका नेम नल नहीं होगा, अब उसका नेम होगा C1। अब उसका रेडियस 0.0 नहीं होगा, बल्कि उसका रेडियस होगा 9.2। अब उसकी डायमेंशन 0 नहीं होगी, बल्कि उसकी डायमेंशन होगी 1। तो अब देखें इस एप्लीकेशन को हम रन कर रहे हैं, तो देखें अब आपको यहाँ पर, अब देखें उसका नेम, रेडियस और डायमेंशन अब आपको वही वाली मिल रही है जो हमने यहाँ पे सेट कर दी है। पहले मैंने ये काम नहीं किया था, तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर चल रहा था, और डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर हमेशा रेफरेंस टाइप को नल देगा, डबल टाइप को 0.0 देगा, इंटीजर को 0 देगा, बुलियन को फॉल्स देगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जी ये बात बता रहा है। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट एक और एग्जांपल, उसने वो उसको प्रिंट कर दिया जी यहाँ पर। अच्छा, ये रोल 2030 आप हैंड रेस कर रहे हैं, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, माइक ऑन करें, क्वेश्चन कर लें। 2030 मैंने आपको अनम्यूट किया है, आपने हैंड रेस किया था जी, थोड़ा ऊंचा बोलिएगा। अभी बताया कि इसमें पे ये नेम वाला सर पहले शो क्यों नहीं हो रहा था, अब शो हो रहा है। आपने जी लिखा तो सर आउटपुट में पहले भी नेम था। जी जी, पहले तो आउटपुट में था ना, पहले जस्ट वो मैंने एक मैसेज दिया था। ये जो स्ट्रिंग में है डबल कोटेशन में, ये चीज़ एज इट इज़ प्रिंट हो रही थी, लेकिन नेम के आगे नल आ रहा था। नेम के आगे नल क्यों आ रहा था, क्योंकि पहले मैंने ये नहीं ना बनाया था, उससे कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया था। देखिए मैं इसको एक दफ़ा ख़त्म कर रहा हूँ। इसको मैं ख़त्म कर रहा हूँ। अब कंस्ट्रक्टर नहीं बना हुआ ना, लेकिन मैं कंस्ट्रक्टर यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ, तो कंस्ट्रक्टर कौन सा यूज़ हो रहा है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर यूज़ हो रहा है।
पैरामीटर लेस कंस्ट्रक्टर यूज हो रहा है। पैरामीटर लेस कंस्ट्रक्टर हमेशा नेम या रेफरेंस टाइप को वो नल असाइन करता है, डबल टाइप को 0.0 देता है। तो इसलिए जब अगर मैं अभी चलाऊंगा तो अब मुझे नेम नल मिलेगा, रेडियस 0.0 और डायमेंशन उसकी 0 मिल रही है, क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्यों कॉल हो रहा है? क्योंकि मैंने यहाँ पर अपनी क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया हुआ। हाँ, अगर मैं कंस्ट्रक्टर बना लेता हूँ जैसे मैंने पहले बनाया हुआ था यहाँ पर, अब मैं कॉल कर रहा हूँ ना, तो अब देखें अब मेरा कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। अब मैं यहाँ से ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहा हूँ और इस कंस्ट्रक्टर के अंदर कहता हूँ मैं कि नेम उसका C1 करना, रेडियस उसका 9.2 करना और उसकी डायमेंशन 1 करना। अब क्योंकि मैंने खुद से कर दिया, अब जब मैं प्रिंट करवाऊंगा उसको ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद, तो वो उसका C1 और 9.0 और 1 प्रिंट कर रहा है, इसलिए प्रिंट हो रहा है यहाँ पर। पहले उसको वैल्यूज असाइन नहीं थी, अब असाइन कर दी, कंस्ट्रक्टर के थ्रू असाइन कर दी, कंस्ट्रक्टर के अंदर मैंने असाइन कर दिया। ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा, अब मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, एक एग्जांपल मैं आपको और दे देता हूँ कि मैं यहाँ पे एक सर्कल और बना रहा हूँ, ये मैं पैरामीटराइज बना रहा हूँ, स्ट्रिंग n कॉमा डबल r, रेडियस के लिए मैंने r ले लिया और इंट के लिए डायमेंशन के लिए मैंने d ले लिया। और अब मैं कहता हूँ कि नेम को क्या वैल्यू दे देना, नेम को वो वाली वैल्यू दे देना जो n में आ रही है, रेडियस को दे देना जो r में वैल्यू आ रही है, और डायमेंशन को, डिम को वो वाली वैल्यू दे देना जो d से आ रही है। ठीक है, और अब देखें ज़रा, चीज़ें बड़ी आसान ही हैं, कोई मुश्किल नहीं है, कोई इसके अंदर सच कोई चीज़ नहीं है जो आपकी समझ में ना आ सके। मैं एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है कि क्लास एक डाटा टाइप है, डाटा टाइप से आप जितने मर्जी आए वो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लें। मैं एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ C2 और C2 इक्वल्स टू न्यू सर्कल, मैं उसका कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहा हूँ। लेकिन अब मैं कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल करता हूँ? मैं अब कॉल करता हूँ दूसरे वाला कंस्ट्रक्टर, दूसरे वाला जिसके अंदर मुझे पहले पास करना है नेम। तो मैं उसका नेम दे देता हूँ, मैं उसका नेम दे रहा हूँ C2। फिर मुझे क्या पास करना है? फिर दूसरे नंबर पे मुझे पास करनी है उसका रेडियस, मैं रेडियस दे देता हूँ, रेडियस है 2.3। फिर मुझे क्या पास करना है? मुझे डायमेंशन पास करनी है, डायमेंशन में दे देता हूँ 2। अब देखें कि अब यहाँ पर मैं दूसरा कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहा हूँ, ये पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है। ये पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कौन से वाला है? ये वाला है। अब इसमें एक एक वैल्यू एक एक मेंबर को असाइन कर दी जाएगी। C2 मिल जाएगा n को, 2.3 मिल जाएगा r को, 2 मिल जाएगा d को, और वहाँ से आगे ये असाइन कर दिए जाएंगे जो हमारे डाटा मेंबर थे उनको। जैसे n की वैल्यू मैं दे रहा हूँ किसको? नेम को। r की वैल्यू किसे दे रहा हूँ? रेडियस को। और d की वैल्यू किसे दे रहा हूँ? डायमेंशन को। ही आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है। मैं इनको रेस कर दूं, मेरे ख्याल से ये ग्रीन वाले एरोस कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। हाँ, ठीक है ना, क्योंकि देखिए ये जो n में था ना वही मैं इसको दे रहा हूँ, ये n आ रहा है, और जो r में था वही r मैं यहाँ पर इसको दे रहा हूँ कि भाई r जो है वो रेडियस को दे दो, और वही d मैं डायमेंशन को दे रहा हूँ। यानी अब मैं कह रहा हूँ कि अब ऑब्जेक्ट क्रिएट करो, लेकिन इन वैल्यूज के साथ ऑब्जेक्ट क्रिएट करो। अब ये मैं दूसरा कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहा हूँ। अब अगर मैं इसको प्रिंट करूंगा, इसको अगर मैं प्रिंट करूंगा तो फिर मुझे C2 2.3 और 2 मिलेगा। मैं स्क्रीन को एक दफ़ा क्लियर करके मैं उसे प्रिंट कर देता हूँ। मैं यही प्रिंट की स्टेटमेंट्स में कॉपी कर रहा हूँ और उसके बाद मैं इन्हीं को नीचे पेस्ट कर रहा हूँ। सिर्फ मैं चेंज क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे C1 यूज़ हो रहा था, मैं इसे C2 कर देता हूँ। और अब देखें कि अब आपको दोनों ऑब्जेक्ट्स की वैल्यूज़ मिलेंगी। पहला ऑब्जेक्ट C1 9.2 और डायमेंशन 1, दूसरा ऑब्जेक्ट C2 2.3 और डायमेंशन 2।
दूसरे ऑब्जेक्ट को जो वैल्यूज़ मिल रही हैं वो मैं कंस्ट्रक्टर के थ्रू पास कर रहा हूँ, कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते वक्त पास कर रहा हूँ। उम्मीद है कि ये बात आप सब लोगों को क्लियर हो गई होगी, और अगर अभी भी किसी को ये बात क्लियर नहीं हुई तो आप पूछ सकते हैं। बस सिर्फ मैंने किया क्या, मैंने दो कंस्ट्रक्टर बना लिए, ओवरलोडिंग कर ली, एक एम्प्टी पैरेंथेसिस वाला है और एक पैरामीटराइज्ड है। अब मैं जिसको चाहूँ कॉल कर लूँ, पैरामीटर लेस कंस्ट्रक्टर कॉल कर लूँ, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कॉल कर लूँ। लेकिन एक बात जहन में रखिएगा कि अगर मैं पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर अगर मैं कॉल करूँगा तो फिर मुझे उसको 3 वैल्यूज़ देनी ज़रूरी होंगी, क्योंकि पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर में यहाँ पर तीनों आर्ग्यूमेंट पास किए जा रहे हैं। एक आर्ग्यूमेंट, पहला आर्ग्यूमेंट स्ट्रिंग है, दूसरा आर्ग्यूमेंट डबल टाइप का है और तीसरा आर्ग्यूमेंट जो है वो इंटीजर टाइप का है। अगर अभी भी किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ। ओके जी, हैंड रेस कोई नहीं हुआ तो इट मीन्स सबको क्लियर है। और वैसे भी मैं ये इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ और रिकॉर्ड करके मैं अपलोड कर दूँगा। और उसके बाद भी आप इसको बार बार आप इसको देख सकते हैं, कहीं पे कोई कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा, 004 पूछ रहे हैं कि सर एक से ज़्यादा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं? जी बिल्कुल बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। और अच्छा क्वेश्चन किया आपने। इसी तरह से हमें सोचना चाहिए, डिफरेंट डायमेंशंस की तरफ जो है वो हमें जो है वो अप्रोच करनी चाहिए, सोचना चाहिए। आप एक और बना लें, मैं एक और बना के दिखा देता हूँ, ठीक है? कंफ्यूज ना हो, ये ना समझें कि हमको बहुत ज़्यादा हम पढ़ रहे हैं, हम बहुत कम पढ़ रहे हैं। बस सिर्फ फ़र्क ये है कि मैं बहुत स्लो टेम्पो में पढ़ा रहा हूँ। मैं एक और ले लेता हूँ, मैंने उसको ले लिया कि मैं उसको नेम दूंगा और मैं उसको डायमेंशन दूंगा, बस 2 चीज़ें मैं दूंगा, तीसरी चीज़ मैंने नहीं देनी। तो अब देखें, अब एक और कंस्ट्रक्टर मेरा बन गया। ऊपर वाले में 3 आर्ग्यूमेंट थे, इसमें 2 आर्ग्यूमेंट है, तो ठीक है, कोई इश्यू नहीं, ये भी बन गया, एक और बन गया। जितने चाहें आप बना सकते हैं, एज लॉन्ग एज देयर सिग्नेचर्स आर डिफरेंट। सिग्नेचर डिफरेंट है, आप 100 कंस्ट्रक्टर बना लो, सिग्नेचर डिफरेंट होने चाहिए, सेम सिग्नेचर दोबारा नहीं आएगा, ठीक है? 2004, आपको बात क्लियर हो गई? ओके जी, हाँ, नेक्स्ट मूव करते हैं। अच्छा, हमारी मीटिंग का टाइम फिर एंड हो रहा है, तो मैं इसको यहाँ पर स्टॉप करता हूँ। नेक्स्ट स्लाइड फिर हम नेक्स्ट पे हम लेते हैं, और ये बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट आ रहे हैं आगे, उसको हम देखते हैं। तो मैं ये मीटिंग एंड कर रहा हूँ और उसके बाद दोबारा से आप इसी को फ़ौरन से ज्वाइन कर लें।